गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है 9वीं और डेट है 14 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वर्कशीट में बच्चे काम पर जा रहे हैं ये पढ़ा था, तो उसका भाग 2 आज हम करेंगे। इसमें हमने ये देखा था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतनी सुबह इतनी ठंड में काम पर चले जाते हैं, ठीक है, बाल मजदूरी करते हैं। हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? वो कहते हैं कि इनके लिए जो गेंदें बनी हैं, जो सभी बच्चे जिन गेंदों से खेलते हैं, क्या इन बच्चों के लिए जो गेंदें बनी थी वो अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या दीमक ने खा ली हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं? असल में ये सब तो देखो कुछ नहीं हुआ है, ये बातें हैं, लेकिन जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, पहली बात तो जो लोग काम पर उन्हें बुला रहे हैं, ठीक है, वही गलत है। अगर आपके पास इतना काम है, आप उनके पेरेंट्स को बुलाओ और उन बच्चों की पढ़ाई को सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो। कहीं ना कहीं ये सब बातें तो नहीं हुई हैं, एक इंसानियत ही जाने कहाँ खो गई है कि इतने छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो ये अपने ही मन के होता है ना, कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं, किसी दुखी इंसान को देखते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर हम भी विवश होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि सामने वाले के साथ गलत हो रहा है, तो तब हम यही सोचते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ चीज़ें हैं, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम अपने मन में ही बहुत सारे सवाल खड़े कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो कवि हैं उनके मन में उधेड़ बुन चलती रहती है। तो चलिए बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो हम टारगेट सेट करते हैं आप लोग उसको अचीव करते हो, थैंक्स फॉर दैट। पिछली जो हिंदी की वर्कशीट थी हमारी, उसमें हमने जो टारगेट सेट किया था, अभी अगर देखें तो उसके 1200 लाइक्स के आसपास हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, मेरी भी और उन बच्चों की भी जिन तक ये जो लेसन्स हैं ये पहुँचने चाहिए। तो आप इन वीडियोस को शेयर किया करो ताकि हम लोग अपना जो बड़े वाला टारगेट है 100K का, वो हम अक्टूबर के एंड तक पूरा कर सकें। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप वीडियोस कहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए यूज़फुल है वहीं पर इनको शेयर करना है। तो चलिए बच्चों, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए गेंद, किताबें, खिलौने, विद्यालय, खेलने के मैदान, बगीचे, आंगन समाप्त हो गए हैं, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स में कहें, पेपर्स पे कहें तो सबको समान अधिकार है, लेकिन जो जिस परिस्थिति में हर बच्चा पैदा होता है, हर परिस्थिति अलग है। किसी के पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास खाने की 2 रोटी खाने की, एक टाइम का खाना तक नहीं है। तो अधिकार देखे जाएं अगर तो सेम है, मतलब जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, लेकिन वो जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई एक तरफ जहाँ इतना पैसा इकट्ठा है, जहाँ पे इतने सारे लोगों के पास पैसे हैं कि उनकी 10 पीढ़ियाँ भी एक साथ बैठकर खा सकती हैं, और जो प्रेजेंट में जो बच्चे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी, हमारी ह्यूमैनिटी को ही क्वेश्चन करता है। गरीबी और आर्थिक असमानता इसके प्रमुख कारण हैं। एंड बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ बी सेंसिटिव। अगर लाइफ में खुद को भी यही सोचो
कि जिस भी सिचुएशन में आज हो, आई डोंट नो कि बहुत ही वेरिड सिचुएशन में सब्सक्राइबर हैं, यानी कि बहुत ही वेरिड सिचुएशन के बच्चे हैं। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की मैं बातें सुनती हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है हम सब, ठीक है। लेकिन हम एक प्लेज कर सकते हैं, एक बेड़ा उठा सकते हैं कि भाई जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मैं इतने बच्चों का एजुकेशन दूंगा, इतने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं इतने लोगों की लाइफ चेंज करूंगा। तो यही मैं चीज़ कहती हूँ कि अपने दिमाग में जब आप टारगेट सेट करना सीखोगे ना, अपने दिमाग को कहोगे ना, देखो बच्चा, आपने नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो शायद आप 10th में पढ़ेंगे उसको। तो उसमें यही तो कहा है कि कोई भी इंसान क्या होता है, नफरत जो है वो पैदा जब होता है तो उसको पता नहीं होता है कि, ना उसे पता होता है कि नफरत क्या होता है, ना उसे प्यार क्या होता है, ठीक है। तो नफरत करनी अगर उसे सिखाई जा सकती है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक ये प्लेज करनी है कि हम अपने जीवन में अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी को हमारी ज़रूरत होती है तो हम ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे। गरीबी और आर्थिक असमानता इसके प्रमुख कारण है। गरीबी यानी कि एक तो गरीब है ही, आर्थिक असमानता का मतलब होता है जब एक के पास आर्थिक, यानी कि आर्थिक हमेशा पैसे से ही रिलेटेड होता है बच्चा, ठीक है। तो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। आर्थिक असमानता के कारण कोई इतना सक्षम है कि उसके पास सभी साधन उपलब्ध हैं, और किसी को अपने खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में अपना पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ पर ही एक छोटा सा बच्चा है, तो गेट के बाहर, वो हमारे गेट के बाहर खड़ा था, मैं ऊपर थी छत पे, तो मैं देख रही थी वो बाहर ही खड़ा रहा, मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। छोटा सा बच्चा, उसको ये पता है कि जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल ही शायद 2.5 साल 3 साल का होगा, सिर्फ उसे थोड़ा थोड़ा बोलना और थोड़ा थोड़ा चलना आता था। तो वो, उसको भी पता है कि मुझे बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर अंदर जो थी बॉल पड़ी थी और वो बाहर गेट के बाहर से उसको देख रहा था। तो मैं ऊपर छत से उसको देख रही थी। पहले तो मैं ध्यान से उसको देखती रही कि ये देखती हूँ मैं कितनी देर तक नहीं अंदर आता है। होता है ना, बच्चे में चंचलता होती है, तो वो अंदर आने की कोशिश करता है, उसको नहीं पता होता। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस छोटे से बच्चे को भी या तो डर है या फिर ये सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए, मतलब क्या सोच रहा होगा। तो फिर मैंने ऊपर से उसको इशारा किया कि अंदर आ जा। फिर आया और एकदम इतनी प्यारी स्माइल थी उसके चेहरे पर। कुछ नहीं होता, 5 रुपए की एक बॉल होती है, हमें जहाँ जिसकी हेल्प कर सकते हैं बच्चा, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी यही सिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की बहुत 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 बड़े लेवल पर हेल्प करें, या किसी को, मैं आपको हमेशा यही सिखाती हूँ कि पैसे से हेल्प ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे से ही हेल्प कर सको। बहुत तरीके होते हैं, शब्दों से हेल्प कर सकते हो, अपनी मुस्कुराहट से हेल्प कर सकते हो, किसी को 2 वर्ड 2 शब्द मोटिवेट करने के लिए बोल दो, उस चीज़ से आप हेल्प कर सकते हो। तो मैं वही चीज़ आप लोगों में डेवलप करना चाहती हूँ कि बस आपके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, साधन अपने आप आ जाएंगे। अगर आप अपने माइंड में ये सोचोगे ना कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो आप हमेशा ज़रूरतमंद बने रहेंगे। लेकिन अगर अपने माइंड को ये कहोगे ना कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, तो परमात्मा आपको इस लायक ज़रूर बनाएंगे कि आप लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही लेक्चर हो गया है, ज़रा भटकते नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि ये कानून क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खाना या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। वो थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे काम है जिनमें जान का खतरा होता है या फिर उनकी हेल्थ को खतरा होता है, तो वहाँ पे उनको काम नहीं करना अलाउड होता है। अगर कोई शिकायत कर दे तो उन पे कार्रवाई की जा सकती है। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख के देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर खुद को रख कर देखने से मुझे महसूस होता है कि काश मैं भी बाकी सभी बच्चों की तरह स्कूल जा पाता, उन सभी की तरह खेल कूद पाता और एक अच्छा जीवन जी पाता। यही सोचते होंगे छोटे बच्चे भी, ठीक है। तो हमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। आप लोग ये प्लेज डिसाइड करेंगे कि हम जब भी बड़े होंगे तो हम डेफिनेटली कुछ चेंज लेकर आएंगे। देखो बच्चा, जब भी हम लाइफ में कुछ करते हैं ना, तो पहले करने से पहले हमें अपने दिमाग में सोचना होता है। तो एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब हम किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते, चलो हम खुद दुखी हैं, हम किसी को स्माइल भी नहीं दे सकते ना, तो कम से कम इतना कर सकते हो कि आप अच्छा सोच सकते हो, हमेशा अच्छा सोचना है, ठीक है।
तो चलिए अब अपना टारगेट हम रख लेते हैं। ये वाला टारगेट तो आपको पता है कि हम 100 के सब्सक्राइबर अक्टूबर एंड मंथ तक होना चाहते हैं, एक फैमिली 100 के सब्सक्राइबर की। एंड उसके लिए आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी, जिसके लिए आपको वीडियोस शेयर करनी होगी, लेकिन वीडियोस ऐसे नहीं भेजनी है कि किसी के पास भी भेज दी, उन्हीं के पास भेजनी है जिसके लिए ये यूज़फुल होंगी, ठीक है। उन्हें अच्छा लगेगा तो खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। अब सेट करते हैं अपनी वीडियो का टारगेट। एंड थैंक यू, आप लोग टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, अचीव भी करते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस की। इवन सबसे अच्छी बात तो ये है कि 6-7 क्लास वाले बच्चे भी इतना सीरियस होकर टारगेट अचीव करते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट, ठीक है। तो पिछली वीडियो का हमारा 1200 समथिंग हो गया था, तो हम अब इस वीडियो का 1300 लाइक्स का टारगेट अचीव कर लेते हैं, टारगेट को अचीव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।